हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पर स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। हमारे इस चैनल पर नीट से रिलेटेड एंड यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो देने की कोशिश करते हैं और दिया जाता भी है। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे जो चैप्टर एबिलेशन यानी विकास के नाम से जाना जाता है और यह अध्याय 6 होगा। आज हम लोग इस चैप्टर को अध्याय 6 को डिटेल में पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, देखा भी जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बताने की कोशिश करता है कि इस पृथ्वी पर एक मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। पहले मानव 4 पैरों पर चलते थे और आज के डेट में फ़िलहाल में मानव 2 पैरों पर कैसे चले। ये चैप्टर डिटेल में इस चीज़ों को बताने की कोशिश करेगा। और यदि एक मनुष्य का जीवन मिला है इस पृथ्वी पर, तो मनुष्य को जन्म से लेकर के मरने तक स्थिति का भी वर्णन इसमें किया गया है और पर्यावरण और वातावरण का भी इसमें मेंशन किया गया है कि पहले सूर्य का ताप क्या रहता था और आज के डेट में सूर्य का ताप क्या है, पहले कौन कौन सी गैसें विद्यमान थी और आज कौन कौन सी गैसें विद्यमान है। यानी नेचर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दिया गया है और उससे भी ज़्यादा जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि एक मानव की जीवन यदि जन्म से लेकर के मृत्यु तक यदि वह जन्मा और मर गया तो उसको इस पृथ्वी पर आने से क्या मतलब है, जिसका कोई नाम ही न हो। और वो मानव जो जन्म से लेकर के और मृत्यु तक इस पृथ्वी पर रहा, उसके मरने के बाद बहुत ढेर सारा उसका नाम चलता रहता है। आज के भी डेट में उसके इस पृथ्वी पर आने से क्या मतलब है, ये सारे चीज़ें को इसमें डिटेल में दिया गया है और पढ़ा भी जाएगा। इस चैप्टर को एग्जाम से रिलेटेड मत देखिएगा, इस चैप्टर को अपने जीवन से रिलेटेड देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी लाइनें दिया गया है वो आपके नेचर से संबंधित और आपके खुद जीवन से संबंधित इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। और दिया भी गया है कि पहले के मनुष्य सब के सब मांसाहारी शाकाहारी थे, तो फिर आज सर्वाहारी कैसे हुए, या शाकाहारी कैसे हुए, या मांसाहारी कैसे हुए। ये सारा चीज़ें इसमें डिटेल में दिया गया है। तो विकास यानी एबुलेशन, जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास को आज देखा जाएगा। तो चलिए अभी इस प्यारे से चैप्टर को शुरू करते हैं कि विकास से क्या तात्पर्य है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट को देखा जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। पॉइंट नंबर 2 को देखा जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रचलित किया गया है और एक सिद्धांत दिया गया है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। ये जो भी पॉइंटें बोल रहे हैं ये आपके नोट्स से रिलेटेड लाइनें हैं और आपके बुक में भी ये दिया गया है। और इस जो बोल रहे हैं इसको अपने नोट्स में नोट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता रहता है, या तो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या तो नीट बोर्ड का एग्जाम हो। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट बोले हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रचलित सिद्धांत है जिसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। और थर्ड पॉइंट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। जो इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई लगभग 4.5 बिलियन यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। पॉइंट नंबर 4 कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गया 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व, उसके बाद लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई है। आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि चैप्टर में क्या कह रहा है। अब इसके डिटेल में
एक्सप्लेनेशन और पढ़ करके देखा जाएगा, और साथ ही साथ नोट्स की लाइनें भी इसमें मेंशन करेंगे। आप लोग लाइनों को नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा। तब शुरू करते हैं कि विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। तो विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। वस्तुतः विकास में क्या है, देखा जाएगा कि आखिर विकास में है क्या। वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। अटकलबाजियों से पूर्ण कल्पित कहानियों के क्रम देखने सुनने में आते हैं। यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास या जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है। इस पॉइंट को देखा जा रहा है। और अब मेन टॉपिक को शुरू करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति क्या होती है और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और जीवन की उत्पत्ति के बाद जीवन धीरे धीरे परिवर्तन कैसे हुआ। इस सारे चीज़ों को अब डिटेल में देखा जाएगा जीवन की उत्पत्ति के रिलेटेड। तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत है इसमें, जैसे कुछ वैज्ञानिक, कुछ साइंटिस्ट थे जो कि अपना अपना अनुभव और अपना अपना विचार अलग अलग प्रकार के रखा कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई। किसी ने जीवन की उत्पत्ति किसी और माध्यम से बताया। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है विशिष्ट सृष्टिवाद यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें बताया गया कि विशिष्ट सृष्टिवाद में कि इस मत के अनुसार पृथ्वी व जीवन की उत्पत्ति किसी दैवी शक्ति के द्वारा हुई थी। यानी विशिष्ट सृष्टिवाद में बताया गया कि इस मत के अनुसार पृथ्वी व जीवन की उत्पत्ति किसी दैवी शक्ति के द्वारा हुई थी और सृष्टि का निर्माण मात्र 6 दिनों में हुआ था। पॉइंट नंबर 2 इसमें देखा जाएगा कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में स्वतः जननवाद, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन यानी स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद क्या कहता है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में कि इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई थी। स्वतः जननवाद कहता है कि इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई थी। दार्शनिक अरस्तु के अनुसार जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से स्वतः हुआ था। एक वैज्ञानिक थे दार्शनिक अरस्तु, इन्होंने बताया कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है स्वतः जननवाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में कि जीव जननवाद कैसे करते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जीव जननवाद, इसमें बताया गया कि स्वतः जननवाद का खंडन करते हुए हार्वे ने, एक वैज्ञानिक फिर आए हैं, हार्वे ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से विद्यमान जीवों के अंडों या बीजाणुओं से ही संभव है। एक वैज्ञानिक हार्वे ने थे, उन्होंने बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो पहले से विद्यमान जीवों के अंडों या बीजाणुओं से ही हो सकता है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें ओपेरिन का सिद्धांत या प्रकृतिवाद या ओपेरिन हॉल्डेन सिद्धांत क्या है। ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। जो ये 4th पॉइंट है कि ओपेरिन का सिद्धांत, या इसे प्रकृतिवाद या इसे ओपेरिन हॉल्डेन सिद्धांत भी बोला जाता है। यानी एक रूसी के वैज्ञानिक थे A.I. ओपेरिन। रूसी के वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में पदार्थवाद प्रस्तुत किया, कुछ पदार्थवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसका वर्णन किया। देखिएगा जो ओपेरिन का सिद्धांत था वो खुद अपने पुस्तक में लिखे थे। उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये बार बार पूछा जा चुका है कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में पदार्थवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसका वर्णन किया। इस मत के अनुसार पृथ्वी आग की गोले जैसी संरचना थी। यानी जो प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो बताया कि ओपेरिन ने कि पृथ्वी आग की गोले जैसी संरचना थी। धीरे धीरे यह ठंडा होते गया, फिर भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ बने, जो और संगठित और संघनित होकर और जटिल यौगिक बने।
इन कार्बनिक पदार्थों के परस्पर मिलने से एक ऐसी संरचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। इस मत के अनुसार पहले पृथ्वी की रचना हुई और फिर 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई। एआई ओपेरी ने बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो 7 चरणों में हुई है। 7 चरणों में हुई है, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, और इन्हीं का जो 7 चरण माना गया है और उसी से प्रूफ भी होता है कि जीवन की उत्पत्ति क्रम बाई क्रम करके ऐसे ही हुई होगी। तो 7 चरण को देखते हैं, उसके बाद से इस बुक को रीड किया जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, इसको देखा जाए कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में 7 चरण मुख्य हैं। तो सबसे पहला चरण को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला चरण है वह है आदि वायुमंडल का निर्माण एवं परमाणु अवस्था। यानी आदि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। जो ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड बना, उसमें वायुमंडल जो देखा जाता है ऊपर की ओर या चारों तरफ, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आदि वायुमंडल का निर्माण एवं परमाणु अवस्था सबसे फर्स्ट पॉइंट पे देखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या तो सूर्य के गैसीय पिंड के अलग हो जाने से हुई या फिर कॉस्मिक धूल के धीरे धीरे संघनित होने से हुई होगी। ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है या तो सूर्य के गैसीय पिंड के अलग होने से हुई होगी या फिर कॉस्मिक धूल के धीरे धीरे संघनित होने से हुई होगी, जिससे हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड बना। इसमें रासायनिक तत्व होंगे जैसे कि हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक आदि स्वतंत्र परमाणु के रूप में बने थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, परमाणु अपने घनत्व के अनुसार 3 स्तरों में बंट गए। प्रारंभ में पृथ्वी आग की गोले जैसी संरचना होगी और फिर धीरे धीरे वो ठंडी होती गई, तो जो इसके परमाणु थे वो अपने घनत्व के अनुसार 3 स्तरों में बंट गए। वे जिनके भार अधिक थे वे पृथ्वी के कोर का निर्माण किया, और वे जिनका भार मध्य था वो पृथ्वी के धरातल का निर्माण किया, और वे जो जिनका भार हल्के थे उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण किया। जो वायुमंडल का निर्माण हुआ है वो जिनका भार बहुत हल्का था वही पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण किया है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, परमाणु अपने घनत्व के अनुसार 3 स्तरों में बंट गए। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, परमाणु अपने घनत्व के अनुसार 3 स्तरों में बंट गए। लोहा, निकिल, तांबा जैसे भारी तत्वों के परमाणुओं ने केंद्र में पहुंचकर पृथ्वी के कोर का निर्माण किया। मध्यम भार वाले परमाणु जैसे सिलिकॉन होता है, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, एल्युमिनियम जैसे जो तत्व थे उन्होंने कोर पर एक खोल का निर्माण किया जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि सबसे हल्के तत्वों ने आदि वायुमंडल का निर्माण किया। जो आदि वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और किससे कौन कौन सी गैसें मिक्स होकर के आदि वायुमंडल का निर्माण हुआ है, तो उसमें है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो इसमें दूसरे नंबर पे देखा जाएगा कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कि एआई ओपेरी ने दूसरा सिद्धांत क्या दिया था। तीनों ने दूसरे पर रखा था कि अणुओं एवं सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। ये देखिएगा जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 ये जो क्रम बाई क्रम करके सीक्वेंस चलता रहेगा, उसी के सीक्वेंस पे आप इसको लिखिएगा, याद भी कीजिएगा। तो सेकेंड नंबर पे अणुओं एवं सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तो इसके बारे में अब देखा जाए तो आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा 90% थी। आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन पाया जाता जो कि सबसे ज़्यादा 90% थी, सबसे अधिक तथा सक्रिय थी, जिसके कारण उस समय उपस्थित कुछ ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसने जल बनाया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण किया। बची हुई हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर क्रमशः अमोनिया और मीथेन बनाया। जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाया और जो बचा हुआ हाइड्रोजन था वह नाइट्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर अमोनिया और मीथेन बनाया। इस प्रकार से सरल कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का निर्माण हुआ।
थर्ड पॉइंट पे देखा जाएगा कि अब थर्ड पॉइंट क्या है जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो थर्ड पॉइंट में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ इसको देखा जाए। तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हुआ है। जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हुआ है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसी न किसी रूप में एक दूसरे से मिले होंगे और अलग अलग प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ होगा। एग्जाम्पल में जैसे देखा जाएगा अमीनो अम्ल। शुरू में जब पृथ्वी बनी थी तो वह आग की गोले के रूप में थी। उसका तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। जब पृथ्वी का निर्माण प्रारंभ में हुआ था उस समय उसका तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे वह ठंडा होते हुए जब वायुमंडल का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया तब अनेक संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एसिटिलीन, मीथेन, एथेन, एथिलीन आदि। तो यहाँ तक नोट्स के माध्यम से देखा गया है। अब बुक को रीड किया जाए उसके बाद स्टेमले मिलर का प्रयोग देखा जाएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्टेमले मिलर का नियम क्या है। तो उसके पहले बुक को रीड किया जाए यहाँ तक, तब देखा जाए कि जीवन की उत्पत्ति क्या है। ये तो उस तरह 7 पॉइंट हम लोग देखे हैं। अब उसके अंदर ये कुछ भी नहीं है, जो मेन पॉइंट थे हम बता दिए हैं। अब उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके। तो अब हम शुरू करते हैं जीवन की उत्पत्ति। जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान की ओर, तारों की ओर देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। तार की दूरियों को प्रकाश वर्षों, लाइट ईयर में मापा गया है। आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। वे हमसे करोड़ों अरब मील दूर है और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीज़ों को जब देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिख जाती है, चूँकि वे वर्तमान काल की है। इसी तरह से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में तक झांक कर रहे होते हैं। यानी हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भूतकाल में ताक झांक रहे हैं। जब हम आज अपने सितारों को देखते हैं, ऊपर की तरफ जब हम लोग सितारों को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हम भूतकाल में ताक झांक रहे हैं इस समय। अब बुक की नेक्स्ट स्लाइडों को देखा जाएगा कि नेक्स्ट स्लाइड अब क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइडों को देखा कि जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है कि ब्रह्मांड विशाल है। सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ यानी 200 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित है। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। ये देखिएगा जो थ्योरी बार बार पूछा जाता है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाश गंगा, ये देखिएगा मिल्की वे एक आकाश गंगा के सौरमंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्म युक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जैसे अल्ट्रावायलेट किरणों ने पानी को H2 तथा O2 हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की हाइड्रोजन मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा अन्य गैसों आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान पर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़
यानी 500 मिलियन वर्ष के बाद अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। यानी 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? कुछ वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि अंतरिक्ष से ही आया है। पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई, पृथ्वी जिनमें एक थी। कुछ खगोल वैज्ञानिक पैनस्पर्मिया यानी सर्वबीजाणु को अभी भी अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं कि काफ़ी समय तक यह भी माना जाता रहा गया कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ होगा। यह स्वतः जनन स्पोंटेनियम जेनरेशन नामक सिद्धांत था। लुई पास्टर ने सावधानीपूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। उनसे यह प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लॉक्स में मृत यानी ईस्ट से जीव नहीं पैदा होते, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। इस प्रकार से स्वतः जनन सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सब बातों से यह उत्तर नहीं मिलता कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया। अब नेक्स्ट स्लाइडों को देखते हैं। तो उसके बाद से रूस के वैज्ञानिक एओपेरिन तथा इंग्लैंड के हॉल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु उदाहरण जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन इत्यादि से आया हुआ हो सकता है, और जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी जिससे अकार्बनिक संघटकों से विविध कार्बनिक अणु का गठन हो सका। उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप युक्त ज्वालामुखी, तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। एक अमेरिकी वैज्ञानिक एस.एल. मिलर ने सन 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थितियां पैदा की। चित्र 6.1 यानी इसने एक बंद फ्लक्स में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो एसिड बनता है। ये देखिएगा जो ये सामग्री जो दिया गया है इसमें ये बार बार स्टेमले मिलर ने अपनी प्रयोगशाला में कौन कौन सी गैसों को लिया था, ये बार बार यूपी बोर्ड एग्जाम और नीट में पूछा जा चुका है। तो मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, जलवाष्प, इसको देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी फिर इस फिगर को डिटेल में समझा जाएगा नोट्स के माध्यम से। तो अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्कराओं, नाइट्रोजन, क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त के लिए किए। उल्काओं की अंतर्वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर ऐसी घटना घटित होती रही होगी। सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। हमें यह आभास ही नहीं है कि जीवन का स्वतः प्रतिकृति क्षम चयापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3 अरब यानी 300 करोड़ यानी 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। वे भीमकाय अणु, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइडों के रहे होंगे। एक कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित ये एक कोशिकीय रहे होंगे। सभी रूप उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। अजीवात जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत की स्वीकृति को आज बहुमत मिला है। फिर भी एक बार बन चुकने पर किस प्रकार कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की, इस पर आगे चर्चा की गई है। तो हम लोग स्टेमले मिलर यानी चित्र 6.1 मिलर के प्रयोग का आरेखी निरूपण देखा जाएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और नीट एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि स्टेनले मिलर ने कैसे क्या अपने प्रयोगशाला में किया था। तो इसमें पॉइंट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि स्टेनले मिलर ने कैसे क्या किया अपने प्रयोगशाला में। तो पॉइंट नंबर 1 को देखा जाएगा कि स्टेनले मिलर ने सन 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किए। उन्होंने आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले आदि वातावरण की परिस्थिति को प्रयोगशाला में विकसित किया। जो भी आदि वातावरण में जो भी परिस्थितियां रहता सेम उसी तरह अपने प्रयोगशाला में बनाया उस परिस्थिति को। उसके बाद मिलर ने एक बड़ा फ्लॉक्स लिया। अब उसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प, इस चीज़ को लिख लीजिएगा नोटबुक में। ये बार बार पूछा जाता है कि स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोगशाला में कौन कौन सी गैसें लिया था। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प लिया था। और इसी सब से आदि वातावरण के एक ऐसा माहौल बनाकर उन्होंने इलेक्ट्रोड के जरिए अमीनो अम्ल का निर्माण किया। प्रयोगशाला में गैसीय मिश्रण को टंगस्टन इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस का ही निर्माण बता रहे हैं कि इन्होंने किस किस माध्यम से कौन कौन सी गैसें ले करके अमीनो अम्ल का निर्माण किया, वही प्रोसेस का निर्माण हम बता रहे हैं। तो प्रयोगशाला में गैसीय मिश्रण को टंगस्टन इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। दूसरे फ्लॉक्स में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लॉक्स में प्रवाहित किया। इसके उपरांत दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। ठंडा मिश्रण को एक यू नली में एकत्रित किया गया जो गंदे लाल रंग का द्रव्य था। इस प्रकार पूरे सप्ताह तक यह प्रयोग किया गया। प्रयोग के बाद तरल द्रव्य का रासायनिक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टेट नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। देखिएगा उस लैब में जो प्रोसेस में जिसका निर्माण हुआ वो ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टेट है। इस तरह से मिलर ने बताया कि किस प्रकार से आदि वायुमंडल में हमने रचना की। एक प्रयोगशाला में उन्होंने आदि वायुमंडल बनाया और उसमें उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से अमीनो अम्ल बना होगा। एग्जाम में कभी कभी ये जो लिए थे गैसें जैसे CH4, NH3, H2 यानी अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, इसका रेशियो पूछ देता है। कभी कभी तापमान पूछता है तो 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान यानी टेम्परेचर, इसका रेशियो होता है CH4, NH3 और H2 का 2:1:2। ये बार बार कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी इसका रेशियो पूछता है यानी CH4 इसका रेशियो पूछता है कि CH4, NH3, H2 का रेशियो, तो इसका रेशियो होता है कि 2:1:2। ये कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ लेता है तो इसको ध्यान दीजिएगा। और ये आपका स्टेनले मिलर ने जो प्रयोग में अपना गैसें लिए थे वो है। और इसमें एक और ऐड होता है, जलवाष्प ऐड होता है, जलवाष्प जो कि 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका था। तो इन्होंने प्रयोगशाला में जो गैसें लिए थे ये गैसें है अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जलवाष्प। और इन्होंने एक उबलता हुआ जल लिया था और वैक्यूम पंप को लगाया था और इलेक्ट्रोड के जरिए इन्होंने गर्म किया और स्पार्क डिस्चार्ज किया, जल बाहर आ गया। एक यू आकार की नली थी, इस माध्यम से जल बाहर आता है और ये संघनित्र है और इस माध्यम से जल अंदर जाता है। ये और ये जल बिंदु है और ये आपका यू आकार की नली पास में द्रव जल है, कार्बनिक यौगिकों वाला जल है। ये उबलता हुआ पानी, इसको देख लीजिएगा और बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद जो स्टेनले मिलर का है तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट को देखा जाएगा डिटेल में। जो सेकेंड पॉइंट था जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो हम लोग इसके पहले देखे थे कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ था। तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण तक हम लोग देख चुके हैं, वो सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। अब देखा जाएगा कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ। तो रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने कार्बनिक यौगिकों जैसे अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल व शर्कराएं आदि समुद्र में गर्म जल में उबलते रहते हैं। देखिएगा ये जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण की जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसमें
पूछता कि जटिल कार्बनिक यौगिकों में किसका किसका निर्माण हुआ, तो अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरीन व शर्कराएं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये मेन पॉइंट है और पूछता रहता है बार बार एग्जाम में। तो ये टकराते रहे और आपस में क्रिया करके जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते रहे। मोनोसैकेराइड शर्कराएं के अणुओं के संयोजन से डाइसैकेराइड अणु जैसे सुक्रोज, माल्टोज, वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल के संयोजन से वसा बने। अब इसमें थर्ड पॉइंट को देखा जाएगा कि थर्ड पॉइंट क्या है। उस तरह तो ये पूरा पॉइंट आपका 5 हुआ, लेकिन स्टेमले मिलर के बाद इसको 1 2 सीक्वेंस चालू कर दिए हैं तो इसके वजह से थर्ड पॉइंट है, नहीं तो ये 5 पॉइंट होगा। तो अब ये थर्ड पॉइंट को देखा जाएगा कि जटिल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के बाद न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण कैसे हुआ। अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण देखा जाएगा। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण इस प्रकार बने। प्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक अम्ल के अणु परस्पर क्रिया करते रहे तथा इससे न्यूक्लियोप्रोटीन बृहत अणुओं का निर्माण हुआ। यह माना जाता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स में स्वतंत्र जीवन के लक्षण रहे होंगे। इसकी तुलना एक वायरस से की जाती है जो कि किसी कोशिका में जाकर सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स यानी प्रोटीन को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये जो संयोजी कड़ियाँ, इसका तो एक टॉपिक है, उसमें डिटेल में देखा जाएगा कौन कौन से संयोजी कड़ियाँ कितने होते हैं, लेकिन उस तरह एक प्रोटीन्स जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में न्यूक्लियोप्रोटीन्स का तो निर्माण हो गया। अब कोलाइड्स, कोएसरवेट्स तथा आदि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। देखिएगा ये जो पॉइंट है कोलाइड्स, कोएसरवेट्स तथा आदि कोशिका का निर्माण एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, तो इसको सुनने का कोशिश कीजिएगा कि कोलाइड्स जो होता है वह कार्बनिक यौगिकों के परस्पर क्रिया होने से बड़े कोलाइडिक कण बने। प्रोटीन्स के इन बड़े अणुओं में विद्युत आवेश का गुण होता है जिसके कारण ये छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइडी तंत्र बना लेते हैं। ओपेरिन ने विरोधी आवेश युक्त कोलाइडी कणों के परस्पर मिलने से बनी बड़ी बूंदों को कोएसरवेट्स नाम दिया था। कुछ कोएसरवेट्स में न्यूक्लियोप्रोटीन मध्य में आ गए थे तथा उनके चारों ओर लिपिड अणुओं के विन्यास से आदि कोशिका कला बनी तथा बाहर जल माध्यम से अलग हो गया। इनमें कुछ प्रोटीन्स एंजाइम का कार्य करने लगे जिनकी सहायता से किण्वन या अनाक्षी श्वसन द्वारा ऊर्जा मुक्त होने लगी। विघटित यौगिकों की पूर्ति के लिए विसरण द्वारा जल में कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करने से कोएसरवेट्स में परपोषी पोषण शुरू हो गया। बाद में धीरे धीरे इन कोएसरवेट्स में गुणन होने लगा। अब इसमें जो जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सात चरण थे उसमें सब 7वां चरण कंप्लीट होता है। कि 7वां चरण क्या है कि पूर्व केंद्र की कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। तो एआई ओपेरिन ने बताया कि इन्होंने कहा कि ओपेरिन के मत के अनुसार जिन कोएसरवेट्स में न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण हुआ या जिन्होंने इन्हें आदि सागर से ग्रहण कर लिया वो प्रारंभिक कोशिका रूपी जीवों में विकसित हुए। ऐसे जीवों में आगे चलकर जीन उत्परिवर्तन के कारण यानी जीन म्यूटेशन के कारण विशिष्ट अंगक बने और इनके लक्षण में विभिन्नता आई। अब इसके बाद से बुक को रीड करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये आपका 7 चरण कंप्लीट हो गया। 7 चरण को बार बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और यहाँ से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। आप लोग प्रीवियस सेट पेपर उठा करके और इसको देख लीजिएगा। 7 चरण से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बनता है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि जीवन स्वरूप का विकास कैसे हुआ एक सिद्धांत के माध्यम से। तो परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। इस सिद्धांत के 3 अभिधान हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान है वे सब ऐसे ही सर्जित हुई होंगी। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। तीसरे के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है
और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। यह अवधारणा HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज एक होता है, समुद्री जहाज है HMS बीगल। इसको डिटेल में जब अनुकूली विकर्ण देखा जाएगा डार्विन का स्फिंचे, तो उसमें HMS बीगल के बारे में वहां पर देखा जाएगा। तो यह अवधारणा HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकन पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोबेश आपस में तो समानताएं रखते ही हैं, बल्कि उन जीव रूपों में भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी। अब बहुत सारे जीव रूप जीवित विद्यमान नहीं हैं। यहाँ पर धरती में जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों पर नए जीव रूप पैदा होते गए। यहाँ पर जीव रूपों का धीमा विकास होता रहा। प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती रही। जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि ने सहायता दी, वे इन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक जनक्षम भी बना सकी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी। यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता ही रही जाती है। जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे उनकी अधिक संतानें हुई। अंत में उनका वर्ण होता गया। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण यानी चुनाव, जो नेचर में चुनाव हुआ, नेचर से सिलेक्शन किया गया, यानी नेचर सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण चुनाव का नाम दिया गया और इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया। आइए एक प्रकृति विज्ञानी एल्फ्रेड वालेस को भी स्मरण करें, जिन्होंने मलय आर्कपेलागो पर काम किया। इन्होंने भी ठीक इसी समय पर लगभग इसके आसपास यही निष्कर्ष निकाला। समय गुजरने के साथ साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के जीव पहचान में आते गए। विद्यमान सभी जीव रूप समानताओं में भागीदारी रखते हैं तथा एक साझे पूर्वज के हिस्सेदार होते हैं। हालांकि ये पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समयों, युगों, अवधियों तथा कालों में विद्यमान थे। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। औचित्यपूर्ण सारांश यह है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष पूर्व मानी जाती है पुरानी। तो इसमें एक टॉपिक देखा जाएगा कि स्वपोषण की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी स्वपोषण की उत्पत्ति के बारे में देखा जाएगा। इस स्वपोषण की उत्पत्ति के बारे में देखा जाए कि स्वपोषण की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आदि सागर के कार्बनिक अणुओं के लगातार रसायन पोषी जीवाणुओं द्वारा उपयोग होते रहने से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में कमी होने लगी। फलस्वरूप पोषण की नई विधि रसायन संश्लेषण का विकास हुआ। कुछ जीवाणुओं ने आदि सागर में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना शुरू किया। ऐसे जीवाणुओं को रसायन स्वपोषी कहते हैं। जैसे जैसे पहले से ही उपस्थित रासायनिक ऊर्जा के स्रोत में कमी आने लगी, कुछ जीव सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करके स्वपोषी बन गए। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी जीवाणु एवं नील हरी शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया का विकास हुआ। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी पूछा जाता है, जिसका नाम है नील हरी शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। ये स्वपोषण की उत्पत्ति के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि विकास के प्रमाण क्या है। उत्पत्ति तो हो गया, लेकिन अब विकास के प्रमाण क्या है कि जो कल की डेट में जो था आज के डेट में नहीं है। कल के डेट में मानव 4 पैरों पे चल रहा था, आज के डेट में मानव 2 पैरों पे चले। इस सारा डिटेल में प्रमाण क्या है, अब इसके प्रमाण को देखा जाएगा। तो बुक को रीड करने से पहले कुछ पॉइंटों को देख लें कि विकास के प्रमाण क्या क्या है। जैसे जैव विकास के प्रमाण क्या क्या हैं। तो फर्स्ट नंबर पे देखा जाएगा तुलनात्मक शारीरिक एवं आकारिकी से प्रमाण।
तो ये फर्स्ट नंबर पर देखा जाएगा कि तुलनात्मक शारीरिक एवं आकारिकी से प्रमाण क्या है। तो इसके में फर्स्ट नंबर ए को देखा जाएगा। इसमें फर्स्ट नंबर यानी ए पर देखा जाएगा कि समजातता एवं समजात अंग। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि समजातता एवं समजात अंग यानी होमोलॉजी एंड होमोलोगस ऑर्गन। होमोलॉजी एंड होमोलोगस ऑर्गन ये यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की समजातता एवं समजात अंग किसे कहते हैं जैव विकास के प्रमाण में। तो समजातता एवं समजात अंग विभिन्न जंतुओं के वे अंग जिनकी मूल रचना और उद्भव समान होते हैं, जिनकी मूल रचना भी और उद्भव समान होते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार ये विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित रहते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ऐसी समानता को समजातता कहते हैं। ऐसी समानता को समजातता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाएगा, जैसे पक्षी का पंख, चमगादड़ का पंख, सील का फ्लिपर, व्हील का चप्पू और घोड़े की अगली टांग व मनुष्य के हाथ, इन सभी में कंकाल की मूल रचना समान होती है, यानी बोन्स की मूल रचना समान होती है, क्योंकि सभी में ये जो सीक्वेंस पाया जाएगा, जैसे फर्स्ट पर आएगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, ये सब में सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, जैसे फर्स्ट पर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस पाए जाते हैं, परंतु सभी का कार्य भिन्न होता है। जैसे इनका कार्य देखा जाए, जैसे पक्षी तथा चमगादड़ का कार्य होता है पंख उड़ने में सहायक होते हैं, हवेल का चप्पू और सील का फ्लिपर तैरने में सहायता करता है, घोड़े की अगली टांग दौड़ने में तथा मनुष्य का हाथ वस्तुओं को पकड़ने में सहायता करता है। तो ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। अब इसमें समजातता एवं समजात अंग में आता है अपसारी जैव विकास। इसमें एक विकास आता है अपसारी जैव विकास। अपसारी जैव विकास इसी का भाग है। इसको देखा जाएगा कि समजात अंग पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं का विकास सामान्य पूर्वज से हुआ है तथा उत्तरोत्तर पीढ़ियों में करोड़ों वर्षों में जीवों के समूह अपने पूर्वज से ज़्यादा अपसारी होते चले गए, जिससे वो अपने आप को प्रकृति में पूर्ण रूप से अनुकूलित कर सके। इस प्रकार की जैव विविधता को अपसारी जैव विविधता या अपसारी जैव विकास कहते हैं। तो ये आपका समजातता एवं समजात अंग क्लियर होता है। और अब बी नंबर पे देखा जाएगा कि तुलनात्मक शारीरिक एवं आकारिकी से प्रमाण में बी नंबर पे क्या है। बी नंबर पे देखा जाए कि समरूपता एवं समरूप अंग यानी एनालॉजी एंड एनालॉगस ऑर्गन। ये भी बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि समरूपता एवं समरूप अंग किसे कहते हैं। तो विभिन्न जंतुओं के वे अंग जो देखने में समान होते हैं तथा कार्य भी समान होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और उद्भव बिल्कुल अलग होता है। ऐसी अंग को समरूप अंग कहते हैं तथा ऐसी समानता को समरूपता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाएगा कि कीट का पंख तथा चिड़ियों के पंख एवं चमगादड़ के पंख। इसमें एक आता है अभिसारी जैव विकास। इसमें जो विकास आता है अभिसारी जैव विकास,
तो अभिसारी जैव विकास क्या कहता है कि समरूप अंग, यानी इसे कन्वर्जेंट एबुलेशन कहते हैं अभिसारी जैव विकास को, और अपसारी जैव विकास को डाइवर्जेंट एबुलेशन कहते हैं, और अभिसारी जैव विकास को कन्वर्जेंट एबुलेशन, यानी समरूप अंग पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं का विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ तथा जैव विकास एक समान दिशा में हुआ, इस प्रकार के विकास को अभिसारी जैव विकास कहते हैं। इससे जो भी नीट से रिलेटेड और यूपी बोर्ड से रिलेटेड इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है यही सारा पॉइंट है, और इसको इस पर हम लिख भी दे रहे हैं। आप इस टॉपिक को नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका फर्स्ट नंबर तुलनात्मक शारीरिक एवं आकारिकी से प्रमाण कंप्लीट हो गया। अब सेकंड नंबर पे देखा जाएगा कि संयोजी कड़ियों से प्रमाण क्या है। संयोजी कड़ियों से प्रमाण क्या है, तो संयोजी कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, तो जंतु जगत में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके लक्षण दो समीप वर्गों के लक्षण से मिलते जुलते हैं, जिनमें से एक वर्ग के जंतु कम विकसित तथा दूसरे वर्ग के जंतु अधिक विकसित होते हैं। ऐसे जंतुओं को संयोजी कड़ियां कहा जाता है, जो दो वर्गों के बीच एक सेतु का निर्माण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संयोजी कड़ियां निम्न है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे देखा जाएगा तो फर्स्ट नंबर पे विषाणु है। इसके संयोजी कड़ी देखा जाएगा कि विषाणु में संयोजी कड़ी कौन होता है, तो विषाणु में विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। जो विषाणु होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। और सेकंड नंबर पर युगलीना है। युगलीना पौधे व जंतु के बीच की कड़ी मानी जाती है। और नियोपिलाइना थर्ड नंबर पे नियोपिलाइना है। नियोपिलाइना संघ मोलस्का व एनेलिडा के बीच की कड़ी माना जाता है। संघ मोलस्का व एनेलिडो के बीच की कड़ी माना जाता है। एनेलिडा संघ के लक्षण क्या है, तो शरीर खंडयुक्त होता है, श्वसन कुलोमों द्वारा होता है। एनेलिडा का कारण है यह, एनेलिडा का लक्षण है यह। मोलस्का संघ के लक्षण क्या है, तो शरीर पर मेंटल तथा कवच आवरण होता है, और शरीर पर कोमल व चमटा होता है। मोलस्का संघ के लक्षण क्या है, तो फर्स्ट शरीर पर मेंटल तथा कवच आवरण होता है। सेकंड नंबर शरीर कोमल व चपटा होता है। और फोर्थ नंबर पर पेरिपेटस देखा जाएगा। पेरिपेटस संघ एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी माना जाता है। और एनेलिडा संघ के लक्षण वही है कि उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है, और इनमें सरल नेत्र पाया जाता है। और आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण है कि एंटीना उपस्थित होता है, इनमें श्वसन ट्रैकिया द्वारा होता है। 5 नंबर पे आता है बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस या बैलेनोग्लॉसस कशेरुकी व अकशेरुकी के बीच की कड़ी माना जाता है।
6 नंबर पे आता है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है यह सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को। और सरीसृप संघ के लक्षण क्या है? सरीसृप संघ के लक्षण है कि जबड़ों में दांत एवं सभी दांत एक समान होती है, छिपकली के समान लंबी पूंछ होती है। और पक्षी संघ के लक्षण है शरीर पर पूर्ण विकसित पंख होगा, ऊपरी व निचली जबड़ा चोंच के रूप में रूपांतरित होता है। और प्रोटोजोआ प्रोटोथीरिया, 7वां नंबर प्रोटोथीरिया के बारे में देखा जाएगा कि यह सरीसृप व स्तनधारी के बीच की कड़ी माना जाता है। सरीसृप संघ के लक्षण है कि अंडे देते हैं, बाह्य कण अनुपस्थित होते हैं। और स्तनधारी संघ के लक्षण है कि इनमें दुग्ध ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, इनके शरीर पर बाल पाया जाता है। ये आपका 2 अवशेषीय अंगों से प्रमाण कंप्लीट होता है। फर्स्ट नंबर पे तुलनात्मक शारीरिक एवं आकारिकी से प्रमाण था और सेकंड नंबर पर संयोजी कड़ियों से प्रमाण हो गया। और आपको थर्ड नंबर पे आता है अवशेषीय अंगों से प्रमाण क्या है। थर्ड नंबर पे अवशेषीय अंगों से प्रमाण क्या है? तो अवशेषीय अंगों से प्रमाण को देखा जाएगा कि अधिकतर जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो अब अनावश्यक और क्रियाविहीन हो गए हैं, लेकिन उनके पूर्वजों में ये बड़े तथा कार्यशील थे। ऐसे अंगों को अवशेषीय अंग कहते हैं। जिन जंतुओं में ये अंग पूर्ण विकसित रूप में पाए जाते हैं वे उन जीवों में या उन जीवों से संबंध स्थापित करते हैं जिनमें ये अवशेषीय अंग के रूप में पाए जाते हैं। ए पर देखा जाएगा मनुष्यों में अवशेषीय अंग कौन कौन होता है? तो मनुष्य में लगभग 180 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जिससे कुछ उदाहरण निम्न है। 180 अवशेषीय अंगों को तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर भी 4-5 अवशेषीय अंगों को देखा जाएगा, जिसमें से फर्स्ट अवशेषीय अंग है कृमि रूप परिशेषिका। तो फर्स्ट वाले अवशेषीय अंग को देखा जाएगा मनुष्य में, तो कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? तो यह शाकाहारी जंतुओं के अंधनाल यानी सीकम का अवशेष है जो इन जंतुओं में क्रियाशील होता है तथा सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य में क्रियाविहीन कृमि रूप परिशेषिका पाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य सर्वाहारी होता चला गया, जिसके कारण क्रियाशील अंधनाल एक अवशेषीय अंग में परिवर्तित हो गया। सेकंड नंबर पे देखा जाएगा कि मनुष्य में अवशेषीय अंग क्या है? पूंछ कशेरुका यानी केडल वर्टिब्रा। तो पूंछ कशेरुका देखा जाएगा। मनुष्य में पूंछ का अभाव होने के बावजूद भी कशेरुक दंड के अंत में 4 पूंछ कशेरुकाएं मिलकर कॉक्सिक अस्थि बनाती हैं। पूंछ कशेरुकाओं की उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि मनुष्य के पूर्वज पूंछ वाले थे। और थर्ड पॉइंट पे देखा जाएगा कि अक्ल दाढ़ यानी विजडम टीथ। विजडम टीथ क्या है? तो तीसरा मोलर दंत मनुष्य में अनावश्यक होता है, क्योंकि यह सबसे बाद में निकलता है तथा कभी कभी नहीं निकलता है। यह प्राइमेट जंतुओं में अब भी पाया जाता है, क्रियाशील भी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बंदरों में, मंकी में। अब फोर्थ नंबर पे देखा जाएगा कि निमेशक पटल यानी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निमेशक पटल जो अवशेषीय अंग है, यह जलीय जंतु जैसे मछली, मेढक, कुछ पक्षियों व कुछ स्तनधारियों जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि में आंखों की रक्षा के लिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। मनुष्य में यह अवशेषी हो चुकी है, जो क्षेत्र के भीतरी कोने पर लाल व तिकोनी झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जिसे प्लाइका सेमिलुनेरिस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाएगा कि शरीर पर बाल मनुष्य के शरीर पर पाए जाने वाले बालों की उपयोगिता कम होने के कारण यह अवशेषी रूप में उपस्थित रहते हैं। 6 पॉइंट को देखा जाएगा कि कड़ पल्लों की पेशियां यानी पिन्ना मसल्स, कड़ पल्लों पर पाई जाने वाली पेशियां मनुष्य में अक्रियाशील हो गई हैं, जो मनुष्य के पूर्वजों में कार्यशील थी तथा कड़ पल्लों को घुमाने में कार्य करती थी। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि मनुष्य के पूर्वज आजकल के बंदरों की तरह अपना कड़ पल्लव हिला सकते हैं।
ये हो गया मनुष्य में अवशेषी अंगों से प्रमाण जो भी था। ये 6 पॉइंट क्लियर होता है कि मनुष्य में अवशेषी अंग जो भी थे 6 हो गया। अब 4th नंबर पे देखा जाएगा कि भ्रौणिकी से प्रमाण क्या है। तो 4th वाले को देखा जाएगा कि भ्रौणिकी से प्रमाण क्या है। भ्रौणिकी से प्रमाण यानी भ्रूण। ऐसा माना जाता है कि हर एक प्राणियों यानी हर एक मनुष्यों का जो भ्रूण प्रारंभ में भ्रूण की उत्पत्ति होती है सबका सेम ही होता है। तो इसका देखा जाए कि यदि हम विभिन्न जंतुओं की भ्रूणीय अवस्थाओं का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि विभिन्न जंतुओं के भ्रूण में उनकी प्रौढ़ अवस्थाओं से ज़्यादा समानताएं होती हैं। इस तथ्य से प्रभावित होकर एक वैज्ञानिक थे अंश थीकल। देखिएगा ये बार बार पूछा जाता है वैज्ञानिक का नाम और क्या इन्होंने किया था। अंश थीकल ने एक नियम बनाया जिन्हें उन्होंने पुनरावृत्ति सिद्धांत, यही बार बार पूछा जाता है कि पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया। अंश थीकल। और पुनरावृत्ति सिद्धांत क्या होता है तो इसके जिसके अनुसार प्रत्येक जीव का व्यक्तिवृत्ति व पुनरावृत्ति सिद्धांत नियम का जिसके अनुसार प्रत्येक जीव का व्यक्तिवृत्ति में उसके जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है, यानी एंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है। जो पुनरावृत्ति सिद्धांत की प्रोसेस चलता है यानी व्यक्तिवृत्ति में उसके जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है, यानी एंटोगेमी रिपीट्स फाइलोगेमी। व्यक्तिवृत्ति का मतलब हुआ कि एक जीव का जीवन काल है जो अंडाणु से शुरू होकर शरीर निर्माण तक की अवस्थाओं को दर्शाता है, तथा जाति वृत्ति का मतलब है कि जीवों के परिपक्व या वयस्कों का यह क्रम है जो उस जीव समूह के जीव विकास के दौरान बने रहे होंगे। इससे तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूण की अवस्था में अपने पूर्वजों के इतिहास को प्रदर्शित करता है, अर्थात पुनरावृत्ति सिद्धांत के अनुसार उच्च कोटि या जाति के जंतुओं की भ्रूण की अवस्था उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्था से मिलती है। यदि हम विभिन्न कशेरुकियों के भ्रूण को पास पास रखकर अध्ययन करें तो उससे हमें बहुत सी समानताएं दिखाई देंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्लोम दरारें, नोटोकॉर्ड, 2 बेसमी हृदय पाए जाने तथा पूंछ का पाया जाना। इस अध्ययन से यह प्रमाणित हो जाता है कि सभी कशेरुकियों का विकास मछलियों के समान किसी निम्न श्रेणी के जंतु से हुआ है। और अब 5वें नंबर पर देखा जाएगा कि पूर्वावस्था या प्रत्यावर्तन से प्रमाण यानी एटाविज्म। इसमें है कि किसी जीव या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आना जो सामान्य रूप से उस जाति में नहीं पाया जाता है परंतु पहले किसी पूर्वज में पाया जाता है या था, पूर्वावस्था या प्रत्यावर्तन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में 1st नंबर को देखा जाएगा कि मनुष्य में पूंछ अनुपस्थित होती है लेकिन कभी कभी बच्चे के जन्म के समय एक छोटी मांसल संरचना के रूप में यह उपस्थित होती है। और 2nd नंबर पे देखा जाएगा कि मनुष्य के शिशु में कभी कभी कैनाइन यानी दांत नुकीले और बड़े होते हैं जो मांसाहारी पूर्वजों के प्रतीक है। तो 6 नंबर पे देखा जाएगा एक और प्रमाण बचा है और ये प्रमाण का लास्ट प्रमाण है जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण यानी पेलिएंटोलॉजी। इसे इंग्लिश में पेलिएंटोलॉजी बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म का अर्थ उन जीवों के बचे हुए अंश से है जो अब से पहले लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहे होंगे।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण पूछा जाता है। और आपका ये जैव विकास का प्रमाण जो टॉपिक था, ये जो जैव विकास के प्रमाण क्या है, ये जो टॉपिक था आप लोग को पूरा डिटेल में क्लियर होता है नोट्स के माध्यम से। अब बुक को रीड कर लिया जाए कि विकास के प्रमाण क्या है। तो विकास का प्रमाण जो है वो पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के प्रमाण कई है। पहला, चट्टानों के अंदर जीवाश्म रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान है। चट्टानों अवसाद या तलछट से बनी होती हैं और भूपरपटी भूपथरी यानी अर्थक्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट यह संकेत देता है कि एक तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास के गवाह हैं। भिन्न आयु की चट्टानें की तलछट में भिन्न रूप से पाए गए हैं, जो कि संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे। उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। चित्र 6.2 वे विलुप्त जीवों जैसे डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपर्युक्त अध्ययन बतलाता है कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहे और कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे, अर्थात जीवों के रूप विभिन्न कालों में प्रकट हुए। इन सभी को पैलिएंटोलॉजिकल पुराजीवी प्रमाण कहा जाता है। क्या तुम्हें याद है कि जीवाश्मों की आयु की गणना किस प्रकार होती है? रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण और इसके सिद्धांत क्या है? विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन भी अर्नेस्ट हेकल द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये प्रमाण कुछ विशिष्ट संरचनाओं के प्रक्षेपण पर आधारित थे जो सभी कशेरुकी जीवों के भ्रूण में उभयनिष्ठ रूप से पाए जाते हैं, परंतु वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित होते। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाएगा कि मनुष्य सहित सभी कशेरुक जंतुओं के भ्रूण में सिर के ठीक पीछे अवशेषी गलफड़ों की श्रृंखला विकसित होती है। गलफड़े केवल मत्स्य में ही क्रियाशील होते हैं तथा किसी अन्य वयस्क कशेरुकी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं, परंतु यह प्रस्ताव कार्ल अर्नेस्ट बेयर द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए गहन अध्ययन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। उसने देखा कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता। तुलनात्मक शरीर विज्ञान, शारीरिकी या आकृति विज्ञान आकार की आज के जीवों में तथा वर्षों पूर्व विद्यमान जीवों के बीच एक रूपता एवं विभिन्नता दर्शाता है। इस प्रकार की समानताओं को साझे पूर्वजों के साथ के रिश्ते के रूप में माना जा सकता है। उदाहरण के लिए हावेल, चमगादड़, चीता और मानव सभी स्तनधारी अग्रपात के स्थितियों में समानता दर्शाते। देखिएगा, ये सारा डिटेल में हम पहले ही बता चुके हैं। ये यद्यपि भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है, जैसे कि प्रगंडिका यानी ह्यूमरस, प्रकोष्ठिका यानी रेडियस, अंत प्रकोष्ठिका यानी अल्ना, मणिबंधिका यानी कार्पेल्स, कर्भिका यानी मेटाकार्पेल तथा अंगुलास्ट यानी फाइलेंजेस आदि। यहाँ तक देख लीजिएगा। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण वही रचना भिन्न रूप ले लेती है। औपचारिक विकास और यह संरचनाएं समझाती होती है जिसमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं। इस घटना को समझाता कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्कों की है। इसी प्रकार से पेड़ों में भी बोगनविलिया एवं क्यूकरबीटा के कांटों एवं प्रतानों यानी टेंड्रिल्स में भी समझातता का प्रदर्शन दिखता है। तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को दिखलाती है। पक्षी एवं तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं लेकिन इनके पूर्वज परंपरा सामान्य नहीं है और न ही शरीर की रचना में समानता है, भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते। इसके अलावा अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण ऑक्टोपस यानी अष्टभुज तथा स्तनधारियों की आंखों की है, या पेंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के पक्षों जैसे फ्लिपर्स हो गया में अनुरूपता है। कोई तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशिष्टताओं के कारण जीव के समूहों ने समान अनुकूली विशिष्टताओं को चयनित किया क्योंकि उनके कार्यकलाप समान थे। फिर भी उनकी अनुरूपता का आधार अभिसारी विकास है। ठीक इसी प्रकार से समझातता भी अपसारी विकास पर आधारित है। इसी प्रकार से समझाता भी अपसारी विकास पर आधारित। तुल्य रूपता के अन्य उदाहरण शकरकंदी यानी जड़ मूल रूपांतरण तथा आलू तना रूपांतरण। चित्र 6.3 है। तर्क के ठीक इसी बिंदु पर प्रोटीन एवं जीनों की कार्य दक्षता की समानताएं विविध जीवों के निश्चित क्रियाशीलता एक सामान्य पूर्वज परंपरा का संकेत देती है।
जैव रासायनिक समानताएं भी ठीक उसी साझी वाली पूर्वज परंपरा की ओर दर्शाया और इशारा करती है जैसे कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं में थी। मनुष्यों ने पादपों एवं पशुओं को कृषि, बागवानी, खेल तथा सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया था तथा खेती फसलों उगाई। इन सघन प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा नस्लें तैयार हुई जो कि अन्य वंश प्रकारों से भिन्न थी जैसे कुत्ता, लेकिन फिर भी वह उसी समूह से है। यह तर्क दिया जा रहा है कि यद्यपि मनुष्य 100 साल के भीतर नई नस्ल पैदा कर सकता है तो प्रकृति भी यही कार्य लाखों लाख वर्ष में क्यों नहीं कर सकती है। अब इसको देखा जाएगा कि प्राकृतिक वर्ण के समर्थन में एक अन्य अवलोकन इंग्लैंड में सल्वो यानी मात के संग्रह का है। शहरी क्षेत्रों में देखा गया कि औद्योगिकरण शुरू होने के पूर्व अर्थात सन 1850 ईस्वी से पहले यदि संग्रह किया जाए तो पेड़ों पर श्वेत पंखी सलभ गहरे वड़ों के सलभों की अपेक्षा संख्या में अधिक होते हैं। अब प्रौद्योगिकीकरण के पश्चात सन 1920 ईस्वी में किए गए संग्रह यह संकेत देते हैं कि ठीक उसी क्षेत्र में गहरे रंग के सलभ अधिसंख्यक थे, अर्थात अनुपात उल्टा हो गया। इस प्रेक्षणों का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया गया कि औद्योगिकरण के बाद वाली अवधि में उद्योगों के धुएं और काली के कारण पेड़ों के तने काले पड़ गए। इस कारण सलाबों का आखेट करने वाले प्राणियों की निगाह से काले सलभ बच गए और श्वेत सलभ अधिक मारे गए। औद्योगिकरण के पूर्व वृक्षों पर श्वेत लाइकेन उगा करते थे और इस पृष्ठभूमि में श्वेत सलभ बच जाते थे और काले सलभ शिकारियों की पकड़ में आ जाते थे। क्या आप जानते हैं कि लाइकेन औद्योगिकरण प्रदूषण के सूचक में आते हैं? देखिएगा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदूषण के औद्योगिक प्रदूषण के सूचक कौन होता है, तो लाइकेन होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में और नीट के एग्जाम में भी लाइकेन के बारे में। ये प्रदूषित स्थानों में नहीं उगते इसलिए सलभ इनके छद्म वर्ण में सुरक्षित रह पाते थे। इस मान्यता को समर्थन इस तथ्य से मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ अश्वेत सलभों की संख्या कम थी। मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वह बचा रहा और उसकी संख्या बढ़ती गई। याद रहे कि किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार शाकनाशकों एवं कीटनाशकों से अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप कम समयावधि में केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। ठीक यही बात सूक्ष्मजीवों के प्रति भी सही साबित होती है कि जिनके लिए हम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयों को सुकेंद्रकी यानी यूकैरियोटिक जीवों कोशिकाओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं, बहुत जल्दी ही यह यदि शताब्दियों में नहीं तो महीनों और वर्षों की समयावधि में ही प्रतिरोधक जीव कोशिकाएं प्रकट हो रही हैं। यह एक मानवभावी क्रियाओं द्वारा विकास का एक उदाहरण है। इसके साथ ही हमें बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है जो प्रकृति के संयोग, अवसरधारी घटना और जीवों में संयोगजन्य उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन पर आधारित होता है। आपका यह जैव विकास का प्रमाण और जैव विकास क्या होता है पूरा डिटेल में कंप्लीट हो गया नोट्स के माध्यम से और बुक को रीड करके भी। और आप इस फिगर को देख लीजिएगा, ये जो फिगर है 6.5 फिंच पक्षियों की चोंच की विविधता जो डार्विन ने गैलापागोस द्वीप में देखी थी। जैसे फर्स्ट पर ऐसी चोंच थी, सेकंड पर ऐसा है, थर्ड पर ऐसा है और फोर्थ पर ऐसा है, जो समय के अनुसार बदलता जा रहा है। यह तितलियों का जैसे चित्र 6.4 श्वेत पंखों और काले पंखों वाले सलभों के वृक्ष के तने पर के चित्र और प्रदूषण रहित और व प्रदूषित क्षेत्रों में। यह प्रदूषण रहित है, इसमें प्रदूषण नहीं और ये प्रदूषण क्षेत्रों की तितलियों का हाल है और ये प्रदूषण नहीं रहने का तितलियों का हाल है। इस फिगर को देखते हैं 6.3 समजात अंग के उदाहरण पौधे और जानवर को देखा जाएगा। यानी ये पौधा है बोगेनविलिया और क्यूकुरबिटा है, ये इसका कांटा लगा हुआ है और ये प्रतान है इसका। इसमें देखा जाएगा कि इस मानव को लिया गया है और ये चीता को लिया गया और ये हवेल को लिया गया और ये चमगादड़ को, और सबका
हाथों की या पैरों की संरचना को, हाथों की संरचना या सबका एक सीक्वेंस को देखा जा रहा है, जिसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, यही सब में सीक्वेंस पाया जा रहा है। एक स्ट्रक्चर आपका और बचा है कि चित्र 6.2 डायनासोरों का वंश वृक्ष और उनके आज के मिलते जुलते जीव जैसे मगरमच्छ, पक्षी आदि हैं। जैसे ये जो डायनासोर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, इसके तौर पर आज मिल रहे हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, पक्षी हो गया, इसके माध्यम से आज वो दिखाई देते हैं। जैसे ये डायनासोर देखिएगा, इसमें नीट एग्जाम में क्या करेगा कि ये फिगर भी दे देता है और आप लोग को नाम बताना रहता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को। ये ट्राइसेरेटोपस है और ये टायरेनोसोरस है और ये टेरेनोडॉन है, ये क्रोकोडिलन है और ये ऑक्योप्टेरिक्स है और ये आपका स्टेगोसोरस है और ये ब्रैकियोसोरस है। ये जो भी स्ट्रक्चर है आप लोग फिर इसको रिवाइज करके स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसका लेंथ ज़्यादा हो चुका है। यदि हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में।